हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना लेट किए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज आपका टॉपिक क्या चलेगा। तो इससे पहले जो मैंने आपके पूरे 8 लेक्चर मैंने पढ़ाया है, 8 लेक्चर, वो टोटल आपके स्टेट पॉलिसी पे थे। आर्टिकल के वीडियो था वो। और आर्टिकल आपका अभी तक मैंने सिर्फ स्टेट पॉलिसी वाला आर्टिकल पढ़ाया है और सिटीजनशिप का, बस यही दो ही। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो टॉपिक है उसे चेंज कर देना चाहिए। तो आज हम लोग आर्टिकल को थोड़ा ब्रेक देंगे और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आज फेडरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट सिस्टम, संसदीय सरकार। देखिए मैंने कहा था कि जो मैं बुक पढ़ा रही हूँ एम लक्ष्मीकांत, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। बट जो आपका अब ये जो सिलेबस आज चलेगा वो भी उसी में का है, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें अब आपके यहाँ लक्ष्मीकांत ही चल रही है। तो अब उसमें से थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट जो सिस्टम है इसके बारे में। क्योंकि जो आपके आर्टिकल वाले वीडियो है उसके बाद, इसके बाद मैं आपको लेके आऊँगी आर्टिकल वाला वीडियो। तो अभी फ़िलहाल कुछ आर्टिकल जो पढ़ाए हैं आप लोग उसे पढ़ते रहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है पढ़ाना, तो सभी टॉपिक है, हाँ सभी पढ़ना है, सभी आर्टिकल को पढ़ना है। और जो आपके एम लक्ष्मीकांत में जितने भी टॉपिक हैं वो सबको कवर करना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो चलिए आज थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पहले पार्लियामेंट स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय सरकार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले बात करूं, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, ठीक है, भाग 2। भाग 2 कहे तो भी मैं आपको बता रही हूँ। और अब भाग 2 में आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आप पढ़ोगे सरकार, सरकार का, सॉरी, सरकार की प्रणाली, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे आज सरकार की प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहें तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसे इसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सरकार की प्रणाली, जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बात करते हैं थोड़ा सा कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आप कितनी सारी चीज़ें आज पढ़ोगे। तो आज आप लोग पढ़ोगे, सबसे 1 पॉइंट पे है आपकी संसदीय सरकार, संसदीय। देखिए पॉइंट 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट, इसे बोलते हैं पार्लियामेंट सिस्टम। कोई हड़बड़ी नहीं मचा रही है, आराम से टॉपिक हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि मैं आपको सिर्फ बुक का निचोड़ पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ एक टॉपिक स्टार्ट किया, अगर मैंने स्टार्ट किया संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट सिस्टम, तो पार्लियामेंट सिस्टम में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही आपको बताऊंगी। और मैं यहाँ पे उस अकॉर्डिंग से आपको पढ़ाऊंगी जैसे मैंने अपना नोट्स बनाया है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेशलिस्ट सिर्फ मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो कि मेरे नोट्स पर होगा। तो चलिए मैं आज आपको उसी अकॉर्डिंग से मैं लेके चल रही हूँ जैसे मैंने अपना नोट्स में मैंने पढ़ा है। और जो आपका ये संसदीय व्यवस्था है ना, ये मैं अपना नोट्स इसका मैं बना चुकी हूँ, ठीक है, इसका मैंने अपना नोट्स बना लिया है। तो मैं आज उसी अकॉर्डिंग से आपको पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही, ठीक है। देखिए और दूसरे पॉइंट, इसके अंतर्गत दूसरे पॉइंट पे क्या आता है, आप लोग पढ़ोगे संघीय व्यवस्था। क्या, संघीय व्यवस्था, ठीक है, जिसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। क्या बोलेंगे, सिस्टम
ठीक। और तीसरा आपका जो है, तीसरे पे हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध, तो ये इंक सूख जा रहा है बार बार। अंतर्राज्यीय संबंध ना, जिसे बोलते हैं, इसे पढ़ेंगे इसे बोलते हैं इंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। और एक आपका और भी पॉइंट है इसमें, टोटल 5 पॉइंट है ना, तो इसमें आप लोग पढ़ोगे जो पांचवा है, पांचवा इसके अंतर्गत क्या है, हाँ, पांचवें आप पढ़ोगे आपातकालीन संबंध। आपातकालीन संबंध, ठीक है, इसे बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। इसे बोलेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजंस, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, जो आपकी एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है, जो आपकी एम लक्ष्मीकांत है, उसमें आपके जो सिलेबस है ना, वो भाग के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप, ताकि उसे समझने में आसानी हो सके, और सिर्फ उसमें उसी तरीके से लिखा गया है जैसे कि आपके क्या कहते हैं, कंट्री में चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो वही सिस्टम के उसी अकॉर्डिंग से लिखा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ भाग 1, अगर आप भाग 1 पढ़ोगे तो जैसे उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ व्यवस्थाएं जो प्रशासनिक लेवल पे डिवाइड कर दी गई हैं, वो जो बांट दिया गया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और फिर आपका जो लोकल है, ठीक है, स्थानीय लेवल पे, तो ऐसे 3 डिवाइड है, 3 तरीके से शासन बटे हुए ना। तो ऐसे 3 ऐसी जो इसके जो शासन के पूरे अंग हैं, जिस तरीके से शासन होती है, उसको ऐसे इसमें आपका डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको जो सिलेबस आज उठाया है, वो मैं भाग 1 नहीं उठाई हूँ। भाग 1 मैंने क्यों नहीं उठाया है, इसका भी रीज़न है, बट अभी मैं आपको भाग 2 पढ़ा रही हूँ, ठीक है। भाग 2, अब भाग 2 मतलब भाग 2 हमने स्टार्ट किया है। भाग 2 में मैंने इसमें लिखा है सरकार की प्रणाली, तो अभी हम लोग सरकार की प्रणाली पढ़ेंगे। अब सरकार की प्रणाली में कैसी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, सरकार की प्रणाली में ऐसे आ जाएंगी, जैसे आप पढ़ोगे अब मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आप पढ़ोगे संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट सिस्टम, एंड जो सेकंड पढ़ोगे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, और जो थर्ड पढ़ोगे केंद्र राज्य संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद 4 पढ़ोगे अंतर्राज्यीय संबंध, जिसे बोलते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे आपातकालीन संबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो ऐसे आपका डिवाइड है एम लक्ष्मीकांत। तो मैंने टॉपिक उठाया है भाग 2, सरकार की प्रणाली, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें से मैंने पहला पॉइंट मैंने उठाया है संसदीय व्यवस्था। अब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से टॉपिक क्यों उठा के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो मैंने देखो, मैं जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, मेरा नोट्स भी बन चुका है। जो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद मैंने शॉर्ट में इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना नोट्स भी बना लिया है,
ठीक है, संसदीय व्यवस्था की, फेडरल सिस्टम की, पार्लियामेंट सिस्टम की, सभी चीज़ें। और इसमें मैं आपको अपने नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैं आपको पूरा उसका निचोड़, जो मैंने निचोड़ लिखा है उसको इस अकॉर्डिंग से हम चलेंगे, ठीक है। अगर मैं बुक को पूरा छाप दूँगी तो वैसे ना आप समझ पाओगे और ना मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी बातों को, ठीक है। तो मैंने उसको पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसका जो पूरा निचोड़ है, जैसे कि मैं बोलूँ कि पार्लियामेंट सिस्टम, तो मतलब संसदीय व्यवस्था, आप संसदीय व्यवस्था पढ़ोगे, इसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे जैसे कि संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, ठीक है। फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ोगे कि संघीय व्यवस्था के दोष क्या हैं, संघीय व्यवस्था के गुण क्या है, संघीय व्यवस्था की इसको लेकर डिफिनीशन कैसे ऐसे लोगों ने व्यक्त किया है। तो ये सारी बातें ऐसे, और मैं आपको बता दूं कि जैसे संघीय व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत स्टार्ट की गई है, इसको किस किन नामों से जाना जाता है ना। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया जैसे आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। जो बुक में लिखा है इस अकॉर्डिंग से मैंने आपको यहाँ बताया है। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो मैंने सबसे पहले पॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया है, संसदीय व्यवस्था को। मैंने इसलिए इसको बताना जरूरी समझा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट एम लक्ष्मीकांत पढ़ भी चुके होंगे और बहुत से पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये वाला जो जैसे कि आपको बुक में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे भाग 2 खोल लीजिएगा, सरकार की प्रणाली दिख जाएगी आपको, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपके ऐसे ही लिखे गए हैं, ठीक है। ये सारी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम ऐसा आपको मिलेगा। उसके बाद में तो मैं यहाँ पे टॉपिक उठा रही हूँ संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट सिस्टम, तो मैं इसे मिटाती हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। तो सरकार की प्रणाली में आपका पार्लियामेंट सिस्टम सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि पहले तो यही है ना पार्लियामेंट, संसदीय व्यवस्था, उसके बाद आगे कुछ है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। हम लोग यही पढ़ेंगे आज, और इसे कहते हैं सरकार की प्रणाली, ठीक है फ्रेंड्स। अब सरकार की प्रणाली में आपका आएगा, अब इसमें आएगा आपका पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, हाँ। तो आज हम लोग बात किस पे करने वाले हैं, इस पर, ठीक है। इस पे बात करेंगे, पार्लियामेंट सिस्टम पे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखो मैं आपको बता दूं, अब जो हम लोग मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो देखो। अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर आप पार्लियामेंट सिस्टम वाला चैप्टर खोलते हो, सबसे पहले अगर आप इसकी बात करते हो पार्लियामेंट सिस्टम की, संसदीय व्यवस्था की, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है ये किस आर्टिकल के तहत लिखा गया, मतलब इसका जो व्यवस्था किया गया वो किस आर्टिकल के तहत किया गया। तो सबसे पहले तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आपके जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो किस आर्टिकल के तहत निर्धारित है। तो आपका जो आर्टिकल है 75 और 74, ठीक है, 75, 74। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आपकी पार्लियामेंट सिस्टम है ना, पार्लियामेंट जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट सिस्टम है ये किस आर्टिकल में है ये तो बात क्लियर हुआ। लेकिन आपके जो पार्लियामेंट सिस्टम यानी जो संसदीय व्यवस्था है उसको 3 और नामों से जानते हैं। यहाँ पे देखिए जो संसदीय व्यवस्था है ना इसको 3 और नामों से जानते हैं। वो 3 और नाम क्या है, जैसे इसका जैसे पहला हो गया कैबिनेट, दूसरा जैसे इसको
उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं। तीसरा है सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। और कैबिनेट, देखो जो संसदीय व्यवस्था है ये ठीक है। उसके बाद जो आप लोग जो कहते हो संघीय व्यवस्था, तो संसद को भी संघीय व्यवस्था कहते हैं। हाँ, लेकिन इसके तहत कुछ अलग अलग प्रावधान हैं, तो उसे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बात सिर्फ यहाँ संसदीय व्यवस्था को ही पढ़ते हैं, तो आपको वैसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को जाने कि इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है। अब दूसरी बात, इसको और किस नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये जाना कि और इसको किस नाम से जानते हैं। अब तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इसके अंतर्गत जो आपका सिस्टम है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए पार्लियामेंट सिस्टम में एक और बात समझ में आती है कि इसमें जो आपका प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है, राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, मतलब कि कहें तो राष्ट्रीय सरकार, तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय सरकार को भी 3 और नामों से जानते हैं। जैसे इसको हमारे यहाँ बोला जाता है राष्ट्रीय, यानी कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को कहा जाता है कि गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार। और फिर इसको और एक नाम से पुकारते हैं गैर संसदीय सरकार। फिर इसको और एक नाम से बोलते हैं, इसको एक नाम से और बोला जाता है, जैसे इसको बोलते हैं निश्चित कार्यकारी व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए। अब एक बात और मैं आपको बता दूं इसमें कि जो कैबिनेट, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम को, संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट, उत्तरदायी सरकार और सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है ना, तो ये पता है, ये सिर्फ इंडिया, मतलब सिर्फ भारत में ही इन नामों से इसको नहीं जाना जाता, बल्कि अदर कंट्री में भी जानते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, और भारत हो गया, कनाडा हो गया। भारत, कनाडा, तो ये जो कंट्री हैं, ब्रिटेन, जापान, भारत और कनाडा, इन सब देशों में भी इन नामों से जाना जाता है। ये सब जो देश हैं, इन सब देशों में भी इस सब नामों से इसको जाना जाता है, पार्लियामेंट सिस्टम को। ब्रिटेन में, जापान में, भारत में, कनाडा में, ठीक है। हालांकि भारत में तो है ही, हम तो वहीं तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और ये तो अलग बात हुई पार्लियामेंट सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है, यानी कि राष्ट्रीय सरकार की, तो राष्ट्रीय सरकार को भी 3 नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है गैर उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं हमारे यहाँ। अब गैर उत्तरदायी सरकार क्यों कहते हैं, ये आगे बढ़ेंगे। पता है, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ क्यों कहते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कि जो सरकार का जो मेन मुखिया होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट नाम मात्र के होते हैं। तो यही वजह है जो यहाँ पे गैर उत्तरदायी कहा जाता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी होता है वो उनका पर्सनल नहीं होता, वो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनका पर्सनल नहीं होता,
बल्कि यहाँ पे जानते हो कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। ऐसा है ना कि जो भी काम करते हैं प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर के परामर्श से करते हैं। हाँ, अगर जैसे कि जो आपका निचला सदन है लोकसभा, उसको भंग करना होता है, या फिर जो मंत्रिपरिषद अगर उसको भी भंग करना होता है, विघटन करना होता है, तो उसके लिए भी सलाह की ज़रूरत इनकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की, और इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य भी है। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इसीलिए इसको गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं, गैर संसदीय कहते हैं, और अनिश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। गैर इसलिए है क्योंकि ये नाम मात्र के होते हैं इसलिए, और गैर संसदीय यही बात है, और निश्चित कार्यकारी ये है कि यहाँ पे जो सरकार का मेन मुखिया होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना अच्छे से, तो भले ये ना करते हों, बस इसीलिए ऐसा इसको कहा जाता है। और अब देखिए, और सिर्फ भारत में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को सिर्फ इन नामों से ही नहीं जानते। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में इसको ऐसा कहा जाता है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को कि ये गैर उत्तरदायी सरकार है, गैर संसदीय सरकार है, या फिर निश्चित कार्यकारी व्यवस्था वाली सरकार है। नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अदर कंट्री में, जैसे मैं आपको बता दूँ, अमेरिका, ब्राज़ील और रूस, ये जो आप यहाँ लिखा है ना गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय, अनिश्चित कार्यकारी, तो यहाँ पे रूस और श्रीलंका और जैसे कि ब्राज़ील, अमेरिका, इन सब देशों में भी इन सब नामों से जाना जाता है इसको। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है, जैसे कि हो गया आपका ब्राज़ील, अमेरिका और रूस, ये देखिए जो यहाँ पे लिखा है, और जैसे एक आपका और आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो इन सब देशों में भी इन सब नामों से पार्लियामेंट गवर्नमेंट को जाना जाता है, यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, तो ये बात हुई क्लियर। हाँ, मैं आपको सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जो मेन पॉइंट है। हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको मेन पॉइंट बताया। सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद इसको किन किन नामों से जानते हैं वो बात हुई, फिर हमारा जो प्रेसिडेंट, इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई उसको किन किन नामों से जानते हैं, ये सब व्यवस्था हो गया, और ये किस किस कंट्री में फेमस है सब नाम, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में थोड़ा मैं आगे बढ़ूँ तो देखिए, हाँ, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे यहाँ जैसे कि आपको समझना है, जो संसदीय व्यवस्था, जो पार्लियामेंट सिस्टम है, देखिए संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें अब कार्यपालिका अपने कार्य एवं शक्तियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ, उसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था। जहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, वो होती है आपकी संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिफिनेशन भी बता दूँ कि जो आइवर जेनिक्स थे, उन्होंने एक परिभाषा दिया था आपके पार्लियामेंट सिस्टम को लेके। जो पार्लियामेंट सिस्टम है इसको लेके आइवर जेनिक्स ने, जो सिस्टम है इसको लेके मैं आपको एक परिभाषा भी बता दूं। जो आइवर जेनिक्स थे उन्होंने भी एक परिभाषा दिया है पार्लियामेंट सिस्टम को लेके। उन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें कैबिनेट शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। अर्थात यहाँ पे जो ये यहाँ पे देखो लिखा है ना, कैबिनेट उत्तरदायी सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप, तो वो कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कैबिनेट व्यवस्था है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। यस, क्यों, कैसे कैबिनेट होता है मैं आपको बताऊं। देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सरकार का मुखिया होता है, जबकि आपका जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कैबिनेट में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, प्रेसिडेंट तो नाम मात्र के हैं, लेकिन जो सरकार का मेन मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, तो भाई जो कैबिनेट होता है वो उसका सीनियर होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसके सीनियर होते हैं कैबिनेट के। ठीक है, मंत्री जो आपका मंत्रिपरिषद हो गया, तो यहाँ पे क्या है, तो वो जब सरकार का मेन मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसीलिए तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट है यहाँ पे, इसीलिए आइवर जेनिक्स ने ये बात व्यक्त किया कि संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। कैबिनेट होता है, सही बात, हमारा कैबिनेट के तहत प्राइम मिनिस्टर ही तो आते हैं, तो वही तो होते हैं ना यहाँ पे सरकार का मेन मुखिया। तो वही बात कह रहा है यहाँ पे, तो वो सही बात, इसका सही डेफिनेशन उन्होंने व्यक्त किया है। जो आइवर जेनिक्स है उन्होंने सही परिभाषा दिया है पार्लियामेंट सिस्टम को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको दो परिभाषाएं दी पार्लियामेंट सिस्टम को लेके। एक तो आइवर जेनिक्स ने जो कहा
वो दूसरा कि देखिए संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी कार्य एवं शक्तियों के लिए, ठीक है, शक्तियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, कैसे उत्तरदायी होती है? जब विधायिका कोई प्रोसेस बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, उसके तहत ही तो वो क्या करेगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी, है ना। तो जब भाई कोई भी प्रोसेस, कोई भी नियम कायदा कानून जब विधायिका बनाएगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी, उसे विधायिका जो कार्यपालिका होगी उसे लागू करवाएगी, है ना, उसे लागू करेगी काम को। तो यही बात है कि अगर कोई काम, मानो कोई प्रोसेस नहीं बनता, कोई कानून नहीं बनता, तो अकेले कार्यपालिका ही क्या कर पाएगी, कुछ नहीं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम में यही तो खेला होता है कि यहाँ पे जो आपके कार्यपालिका होती है वो तब तक कुछ नहीं कर पाएगी जब तक विधायिका कुछ ना करे। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और हमारे यहाँ यही व्यवस्था तो है, हमारे यहाँ यही व्यवस्था है। देखो शासन के 3 अंग है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अभी इसका सिलेबस में पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया इसमें थोड़ा बहुत मैंने बताया है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था है। तो यहाँ पे अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो आइवर, तो फ्रेंड्स अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो आप यहाँ पे आइवर, जो आइवर जेनिक्स थे, ठीक है, जेनिक्स, उनकी परिभाषाएं आप लिख सकते हो। और बहुत ही अच्छा इन्होंने सिंपल छोटे शब्दों में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है पार्लियामेंट सिस्टम को लेके। ठीक, तो इनका डिफिनीशन जो है आप उससे लिख दीजिएगा अगर कहीं इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आई बात। अब देखिए, अब ये सब तो छोटी मोटी जानकारियाँ थी जो फिलहाल। अब इसके बाद हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि जो हम लोग पढ़ेंगे संसदीय सरकार की विशेषताएं। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय सरकार की विशेषताएं। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग ये जान रहे थे कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि संसदीय व्यवस्था को किन नामों से जानते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसको किस आर्टिकल के तहत रखा गया है और इसको किन किन नामों से जानते हैं, वो नाम किस किस देशों में फेमस है। ठीक है, ये सारी बातें भी हम लोगों ने पढ़ा है। और पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को भी किन किन नामों से जानते हैं, किन किन देशों में फेमस है ये सब नाम, ये बातें भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पार्लियामेंट सिस्टम को लेके, वो ये आता है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं अब हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी टॉपिक थे आई होप कि वो क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम को लेके, यानी कि संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।